धन उगाही करने का एक नया तरीका अपनाया है। आरबीआई अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपने नियम में बदलाव किया। एटीएम कार्ड लगभग सभी लोगों के पास है, मेरे पास भी है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं उपयोग किया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि आजकल जो वर्तमान स्थिति है इसमें हर जगह खतरा ही खतरा, लेकिन इसी खतरे में चलना भी है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग भी एटीएम उपयोग करते हैं, एटीएम से आप पैसा निकालेंगे तो उसमें आपको चार्जेस लगेंगे। ये चार्जेस इन लोगों ने बढ़ा दिए और अब आप लोग अपने अकाउंट के बारे में जानना चाहेंगे, मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बकाया खाते में पैसा है। अगर वो भी जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। आप दूसरे, अगर एसबीआई का आपका एटीएम है और दूसरे बैंक से आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसमें जो पैसा कटेगा वो भी बढ़ोतरी होकर कटेगा। और आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने विगत वर्ष इस चतुराई को अपना कर आम लोग, और मिनिमम बैलेंस भी होना चाहिए, इससे नीचे रहा जो इनका मिनिमम बैलेंस है तो उसमें भी आपको चार्जेस लगेंगे अध्यक्ष महोदय। और इस तरीके से चतुराई से ये आपके जेब काटते हैं। और इसमें अध्यक्ष महोदय, ये जो पुराना जो इनका चार्जेस था, अभी लोगों ने पैसा निकासी में 17 रुपया था तो अब 19 रुपया कर दिया, 6 रुपया था तो उसको 7 रुपया कर दिया। जो 17 और 6 रुपया का जो पहले का जो चार्जेस था अध्यक्ष महोदय, उसके माध्यम से आरबीआई ने लगभग इस देश में 8,500 करोड़ रुपए का उगाही किया अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने लोन लेने का भी, जो राज्य का कर्ज सरकार के ऊपर होता है, वो भी एक सीमित दायरे पर हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, ये देश अध्यक्ष महोदय एक संघीय ढांचा के रूप में जाना, संघीय व्यवस्था के रूप में भी इसकी एक पहचान है अध्यक्ष महोदय। जितनी ताकत हम लगाएं उतना ताकत केंद्र सरकार को भी सहयोग के रूप में देना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमें यह बार बार ये एहसास कराया जाता है कि आप डबल इंजन की आप सरकार नहीं है तो आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सब, मुझे लगता है अगर खनन गतिविधियां यहाँ होती है अलग अलग खनिज संपदाओं का, तो मुझे लगता है इस देश में सबसे अधिक खनन कार्य अगर हो रहा होगा तो झारखंड प्रदेश में ही हो रहा होगा अध्यक्ष महोदय। चाहे कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, जो भी हो, आज उसको लेकर अध्यक्ष महोदय लगातार हम अपनी मांग रख रहे हैं, और विशेषकर कोयला कंपनियों से। अभी तो एक ही क्षेत्र में अभी घुस पाए हैं, कोयले के क्षेत्र में 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया। केंद्र सरकार कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना अखबारों में, लेकिन आज 1,36,000 करोड़ रुपया में हमें पैसे आए हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं है कि नहीं आए हैं। इसके एवज में हमें पैसे आए हैं बहुत कम, मुझे लगता है कि 2,500-3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं आया होगा, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, ये इतना बड़ा बजट है। अगर ये पैसा एक मुश्त हमें दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको वादा करता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे राज्यों को ये राज्य कर्ज देने की स्थिति में आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हम लोग कर्ज देंगे अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति पर इस राज्य को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं। ये चाहते नहीं है कि ये राज्य आगे बढ़े, ये चाहते नहीं है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा मजबूत हो। इनको तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय।
परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है, कैसे आदिवासी दलितों का सीट को घटाया जाए। पिछला बार यही प्रयास हुआ था। माननीय हमारे वरिष्ठ यहां सदस्य हैं, इन सभी को मालूम है और आप भी हैं सर, कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय यह परिसीमन को तो रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हितकर बोलने वाले लोग, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय असम के आदिवासियों का, क्या हालत है अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासियों का, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय इस राज्य से गए हुए या ले जाए गए मजदूरों के रूप में अलग अलग राज्यों में, चाहे बेंगलोर हो और भी राज्य के अलग अलग कोने में, वहां पर आदिवासियों का आज तक उन आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। असम के मुख्यमंत्री जी तो झारखंड में सुपरस्टार बनकर के घूम रहे थे हमारे विपक्ष के। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन था। नेता, मंत्री, विधायक सब सवाल जवाब करते नजर आए। अंत में बारी आई सीएम हेमंत सोरेन की, जिसका इंतजार राज्य की जनता कर रही थी। सीएम हेमंत सोरेन उठे और सीएम हेमंत सोरेन का आज एक अलग रूप देखने को मिला। आप पूरा भाषण नहीं सुनेंगे, हमें पता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस भाषण की वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सीएम हेमंत सोरेन थोड़े बदले बदले से नजर आए। सीएम हेमंत सिर्फ राज्य के अलावा केंद्र की बढ़ती राजनीति में अपनी दखल को भी और मजबूत करते नजर आए। सीएम ने झारखंड के लोगों की आवाज को बुलंद की, राज्य के बारे में बात की, राज्य की विकास योजनाओं के बारे में बात की, लेकिन वो राष्ट्रीय पटल पर भी अपना छाप छोड़ना नहीं भूले। सबसे पहले बैंकों में बढ़ रहे फीस को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र और आरबीआई पर निशाना साधा। कहा बड़ी सातिर तरीके से लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वहीं परिसीमन को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। वहीं राज्य की बात करें तो 1,36,000 करोड़ का मुद्दा सीएम हेमंत सोरेन ने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर यह बकाया राशि मुझे मिल जाए तो हम अपने जैसे कई राज्यों को कर्ज दे सकते हैं, झारखंड को कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। उन्होंने तोड़ जोड़ की राजनीति पे भी बात की कि बीजेपी किस तरीके से जहां सत्ता में नहीं रहती वहां तोड़ जोड़ की राजनीति करना चाहती है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूं समीर और हमारे साथ हैं गौरव। गौरव, आज सीएम का पूरा भाषण आपने सुना। बिल्कुल। क्या कुछ जो मुद्दे निकल कर आए जो आप देख रहे हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस बार जो सीएम का भाषण था वो दो फेज में था। एक तो झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड की जनता के लिए, और दूसरा सीएम केंद्र की राजनीति को भी टच करना नहीं भूले। देखिए समीर, एक चीज जो आज इस भाषण में गौर करने वाली थी कि आप इसे दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला, एक उनका भाषण था जिसमें वो झारखंड पे केंद्रित रह रहे थे। दूसरी जो कैटेगरी थी जिसपे वो बात कर रहे थे हेमंत सोरेन, वो थी एक तो पहले अपनी उपलब्धियां गिनवाने की और दूसरी थी विपक्ष पे पूर्ण रूप से, विपक्ष यानी बीजेपी एनडीए पर पूर्ण रूप से हमलावर रहने की। आपको देखा उन्होंने कि आज जो मुद्दों को उन्होंने टच किया है वो लेके केंद्र से लेकर झारखंड तक के थे। उपलब्धियां उन्होंने अपनी भरपूर गिनवाई अपनी सरकार की, विभिन्न योजनाओं को लेकर, फिर वो चाहे युवा के लिए हो, वृद्धा के लिए हो, बड़े बड़े उन्होंने क्लेम भी किए कि वृद्धा योजना से शायद ही कोई ऐसा वृद्धा राज्य का जो कि एलिजिबल है और उससे छूटा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको बता दें कि केंद्र के मुद्दे जो उन्होंने टच किए उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा देखने को हमें मिला, एक तो परिसीमन का डिलिमिटेशन पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही आरबीआई ने जो नियमों में अभी बदलाव किया है एटीएम चार्जेस के इस्तेमाल को लेकर, उसे लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। चुनाव के समय को भी उन्होंने याद किया
कि जब किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर मोहन यादव हो गए, भजनलाल शर्मा हो गए, इन लोगों का झारखंड दौरा हुआ करता था और कैसे आके हेमंत बिस्वा शर्मा लंबे समय झारखंड में रुके, उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यह अलग बात है कि फिर वो नासफल लौटे, चुनाव का परिणाम जो भी रहा। तो उन्होंने यहां तक कहा कि बड़े बड़े लोग आए भाजपा के, इनके पास नेताओं की कमी को इन्होंने बताने की कोशिश की कि बीजेपी के पास खुद के नेता हैं ही नहीं झारखंड में, इन्हें हमेशा से बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है नेताओं को, और उन नेताओं के आधार पर इन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है या फिर इनके आगे के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। इसमें मेरे दो सवाल है गौरव। उन्होंने सारी चीजें मैं मानता हूँ, चलिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात की केंद्र पे, आरबीआई को लेकर जो उन्होंने बात की, एटीएम चार्जेस या बैंकिंग चार्जेस को लेकर आम आदमी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, उन्होंने टच किया। पर इस सीमन पे उन्होंने बात की, चलिए अच्छा लगा कि वो बोले कि आर पार की लड़ाई की मूड में है कि जो भी होगा देख लेंगे, बकाये को राशि को लेकर वो आक्रामक दिखे। मेरा दो सवाल है, एक तो सीएम लॉ एंड ऑर्डर पे चुप रहे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। सेकेंड, दूसरा एक मैंने उनका बयान सुना कि वो बोल रहे हैं कि हर एक अस्पताल में हेलीपैड सुविधा शुरू की जाएगी, एयर एम्बुलेंस। बिल्कुल, वास्तविक स्थिति ये है झारखंड के अस्पतालों की एम्बुलेंस नहीं मिल पाता मरीजों को। आप एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं, आप अभी तक इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम लाख खबर चलाकर थक गए कि आदिवासी सरकार में आदिवासियों का हाल, उन्हें इलाज तक नहीं मिल पाए दिन। और साहब एयर एम्बुलेंस की बात, मतलब थोड़ा आपको नॉन प्रैक्टिकल जैसा ये चीज नहीं लगता? आए दिन ऐसी खबरें हमारे पास आती रहती है, फिर चाहे हम साहिबगंज की बात करें, सिमडेगा की बात करें, पलामू की बात करें, चाईबासा की बात करें, कहीं की, खुद राजधानी रांची के कई जिले, कई प्रखंडों की अगर हम बात करें तो आए दिन हमारे पास ऐसी खबरें आती है कि कहीं या तो खाट पे ढोना पड़ रहा है या फिर बग्गी पे टांग के ले जाना पड़ रहा है या फिर एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पा रहा है उस गांव तक। ये बहुत ही हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है झारखंड में। तो इस पे ऐसा क्लेम करना कि आप हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस की सुविधाएं देंगे, वो विदेशों के तर्ज वाली, तो साहब थोड़ा सा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ये हमें प्रैक्टिकल तो नहीं लग रहा है। बाकी अगर झारखंड सरकार ने कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा। भाई राज्य के मुखिया कह रहे हैं। हाँ, मतलब मेरा बस यही है कि कम से कम बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लीजिए एक बार, फिर आप एयर प्लेन पे चढ़ाइए, ट्रेन पे चढ़ाइए, किसी भी तरीके से चढ़ाइए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं को दूर कर लीजिए। दूसरा मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि जिस तरीके से अनिल महतो की हत्या हुई, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे सीएम की चुप्पी अपने आप में कई सवालों को दे रही है। बिल्कुल, ये राजधानी रांची के बीच की घटना है। राजधानी रांची में जब ये हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, आप सोच सकते हैं आसपास के इलाकों में धनबाद, जमशेदपुर, डाल्टेनगंज, हजारीबाग, चाईबासा, सिमडेगा, कहीं भी हो गया, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें? अभी जैसी चीजें उभर कर सामने आ रही है कि आज दिन भर प्रदर्शन हुआ है, दिन भर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए, 3 दलों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सदन में मामला उठा भी और जाहिर सी बात है सीएम ने सुना भी होगा, लेकिन सीएम की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल नहीं आया है। हो सकता है अंदर दिमाग में क्या चल रहा होगा, एक डर होगा कि घिर सकते हैं वगैरह या फिर कुछ भी, लेकिन सीएम को एटलीस्ट एक बार लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे अपनी बातों को रखना चाहिए था कि अगर कमजोर है भी तो उसे सुदृढ़ कर लिया जाएगा। चलिए, बजट सत्र बहुत बढ़िया रहा। बहुत इस बजट सत्र की सबसे अच्छी बात रही कि सदन सुचारू रूप से चली और लंबे समय तक सुचारू रूप से चली। तो आज अब बजट सत्र खत्म हो गया है। अब कल से सभी विधायक मंत्री क्षेत्र में होंगे, क्षेत्र की समस्याओं को देखेंगे। आपको बजट सत्र किस तरह का रहा? आपने अगर बजट सत्र को फॉलो किया है तो आपको क्या लगा कि कौन से मुद्दे और थे जो बजट सत्र में उठाए जाने चाहिए थे, जो नहीं उठाए गए? और आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा? ये पूरा निचोड़ था जो सीएम के भाषण से जो हमें समझ में आया, वो हमने आपको बताया। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।